हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग 1857 की क्रांति का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो पढ़ा था इसका। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस क्रांति का स्वरूप, किस इतिहासकार ने इसे क्या नाम दिया, साथ ही साथ हम लोग इसके असफलता के कारण और क्या परिणाम निकला इस क्रांति का, ये पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना देरी करे तुरंत वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका स्वरूप में कि जो ब्रिटिश इतिहासकार थे, शुरुआत में उन लोगों ने इस क्रांति को नीचा दिखाने का प्रयास किया है, लेकिन जो भारत के इतिहासकार हैं वो इस क्रांति को बढ़ावा देते हैं, यानी कि इसकी क्या कह सकते हैं, इसको ऊंचा दिखाने का प्रयास किया है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध क्या है। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, यानी कि वो कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भारतीय लोग हैं वो धर्म में अंधे हैं, इसलिए वो ईसाइयों का विरोध कर रहे हैं। तो धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, यानी कि वो कह रहे हैं कि धर्म में अंधे लोग ईसाइयों के विरुद्ध। आप लोग समझ रहे होंगे धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध किसने कहा है। तो L.E.R. रीज ने। किसने कहा है? L.E.R. रीज ने। यहाँ से आप लोगों को सिर्फ ध्यान रखना है, रीज, इसी से पकड़ में आ जाएगा। L.E.R. रीज। दूसरा है बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध। बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध, यानी कि इसका मतलब क्या है कि भारतीय लोग बर्बर थे और जब उन्हें सभ्य बनाने का प्रयास किया गया तो उन्होंने युद्ध छेड़ दिया। तो बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध किसने कहा है? तो T.R. होम्स ने। यहाँ याद रखना है, क्या याद रखना है? होम्स। और यहाँ पर रीज होम्स। तीसरा है हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये कोई विद्रोह या कोई सैनिक विद्रोह, राष्ट्रीय विद्रोह ये नहीं था। ये क्या था? ये हिंदू और मुस्लिमों का षड्यंत्र था उनके विरोध में। तो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा है? तो जेम्स आउट्रम टेलर। किसने? जेम्स आउट्रम टेलर ने कहा है। उसके बाद देखते हैं कि सैनिक विद्रोह किसने कहा है। तो क्लारेंस सीले डेविलियन होम्स। क्लारेंस सीले किसने? क्लारेंस सीले डेविलियन होम्स। उसके बाद है न प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न स्वतंत्रता संग्राम। ना तो ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ना स्वतंत्रता संग्राम, और ना ही या राष्ट्रीय विद्रोह था। उन्होंने कहा था ना ही या राष्ट्रीय कोई आंदोलन था। किसने कहा? ये आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार। ना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये VVI रखिए, बहुत पूछा जाता है। ना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ना स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है? आरसी मजूमदार ने कहा है। उसके बाद है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। देखिए यहाँ तक तो ये लोगों ने इसको नीचा दिखाने का प्रयास किया था, लेकिन अब ये लोग इसे ऊंचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कौन? तो ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था और इसी को कहा गया है सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम। किसने कहा है? तो B.D. सावरकर जी ने। B.D. सावरकर जी ने 1857 की क्रांति को कहा है कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था या सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा है? तो B.D. सावरकर जी ने कहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। उसके बाद है राष्ट्रीय विद्रोह। किसने कहा है? जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये सैनिक विद्रोह दिखाया जा रहा था तो अशोक मेहता जी ने पार्लियामेंट में खुलकर कहा कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था, और बाद में इसी को अशोक मेहता जी ने भी कहा था। तो ध्यान रखिए कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, रीज ने कहा था। बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध, होम्स ने कहा था। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, जेम्स आउट्रम टेलर ने कहा था। सैनिक विद्रोह है ये, किसने कहा था? क्लारेंस सीले और डेविलियन होम्स ने। उसके बाद देखते हैं न प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न स्वतंत्रता संग्राम ना ही या राष्ट्रीय विद्रोह था। किसने कहा था? तो आरसी मजूमदार जी ने कहा था। किसने कहा था? आरसी मजूमदार जी ने कहा था। उसके बाद प्रथम स्वतंत्रता संग्राम B.D. सावरकर जी ने कहा था। राष्ट्रीय विद्रोह है डिजरायली और अशोक मेहता जी ने कहा था। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि 1857 से जुड़ी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिससे बार बार क्वेश्चन आता है वो क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि 1857
ये बुक का नाम है। 1857 की सरकारी बुक किसने लिखा है? तो 1857 की सरकारी बुक वीडी सावरकर जी ने लिखा है। 1857 की सरकारी बुक एस.एन. सेन जी ने लिखी है। किसने? एस.एन. सेन जी ने लिखी है। पहले तो ये लिखने के लिए कहा गया था आरती मजूमदार जी को, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो ये बुक लिखा था एस.एन. सेन जी ने। अब हम लोग देखते हैं क्रांति का असफलता का कारण। क्या कारण था कि यह क्रांति असफल रही? उसके बाद फिर हम लोग परिणाम देखेंगे। असफलता का कारण तो सबसे पहले है सीमित क्षेत्र। यह सीमित क्षेत्रों में ही फैला। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1857 की क्रांति भारत के ज़्यादातर उत्तरी भागों में ही फैला था, जैसे बिहार और यूपी, इन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादातर ये फैला था। भारत के दक्षिणी भागों में ये क्रांति नहीं फैली थी। तो इसका कारण था सीमित क्षेत्रों में फैलना। और वैसे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि सीमित क्षेत्रों में फैला। और इस क्रांति का जो उद्देश्य था वो पूर्ण रूप से लोगों के सामने नहीं आ रहा था। जैसे इसमें ज़्यादातर जो लोग थे वो अपने निजी व्यक्तित्व के लिए, निजी स्वार्थ के लिए जुड़े थे। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र के लिए उनके पद को दिलाना चाहती थी। नाना साहब अपने पेशवा पद को पाना चाहते थे। बाबू कुंवर सिंह जो बिहार से थे वो अपने जमींदारी को पाना चाहते थे। तो उद्देश्यों की अस्पष्टता थी। तो और इसमें और देख सकते हैं तो कह सकते हैं संगठन का अभाव। क्या? संगठन का अभाव। जैसे हम लोग देखते हैं लाहौर यानी कि कांग्रेस अधिवेशन था। कांग्रेस जो पार्टी थी उसमें एकता थी। उस तरह से इसमें कोई नेतृत्व करने वाले नहीं थे। सीमित क्षेत्रों में ही यह फैला। उद्देश्यों की अस्पष्टता थी। इसी कारण से यह क्रांति असफल रही। इसके मुख्य कारण यही है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं इसका परिणाम क्या निकला। इसके परिणाम में देखें तो सबसे पहले तो कंपनी का शासन समाप्त हो गया। कंपनी का शासन समाप्त हो गया। और इसी के बाद से क्या हुआ? ब्रिटिश क्राउन, जिसे ताज बोला जाता है, ताज का शासन चलने लगा। तो पूछा जाता है कि कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ? तो 1857 की क्रांति के बाद। तब से ब्रिटिश क्राउन का शासन चलने लगा। और क्या हुआ इसमें बदलाव? तो जो कारण बनी थी राजनीतिक कारण में डलहौजी की हड़प नीति, वो समाप्त कर दी गई। हड़प नीति समाप्त कर दी गई। और क्या बदलाव हुआ था? तो जो सैनिक थे, हम लोगों ने देखा था कि 5 सैनिक भारत के होते थे तो 1 सैनिक होते थे ब्रिटिश के। इसमें बदलाव किया गया क्योंकि मुख्य रूप से सैनिकों ने ही विद्रोह किया गया था। तो इसी कारण से इसमें बदलाव कर दिया गया कि जब 2 सैनिक यानी कि 2 सैनिक भारत के होंगे तो 1 सैनिक ब्रिटिश के होंगे। इसके बाद ये हुआ। उसके बाद सचिव का पद बनाया गया था। इस क्रांति के बाद सचिव का पद बनाया गया था जो ब्रिटिश में कार्य संभालते थे। और इसके लिए सचिव के लिए सहायता के लिए 15 लोगों की समूह में एक मंत्रिपरिषद पद बनाया गया था। इसके बाद ये सभी बदलाव हुए थे। तो क्या क्या हुआ था? कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। क्राउन का शासन चलने लगा, जिसे ताज बोला जाता है। डलहौजी की हड़प नीति समाप्त कर दी गई। और सैनिक जो थे 5:1 यानी 5 भारत के तो 1 ब्रिटिश के, उसको हटाकर 2 भारत के कर दिए गए और 1 ब्रिटिश के। यानी कि जब 2 भारत के होंगे तो 1 ब्रिटिश के होंगे। उसका सचिव का पद, महासचिव का पद बनाया गया था। इसके बाद भारतीय नरेशों की जो स्थिति थी वो पूर्व ही रखी गई, यानी कि पहले की तरह ही। तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे 1857 की क्रांति से, हम लोगों ने पहले वीडियो और इस वीडियो के माध्यम से
पढ़ लिया है। और यदि आप लोग सोच रहे होंगे कि असफलता के कारण में तो हमने बहुत कम ही बताया, तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जो इम्पॉर्टेंट है, हम यहाँ पर उसी को बता रहे हैं। तो 1857 की क्रांति से जुड़े हमने सारे प्रश्नों को पढ़ा। जैसे हम लोगों ने पहले वीडियोज के माध्यम से प्रमुख बिंदु को पढ़ा था, किस क्षेत्र में फैला था, किस शासक ने विद्रोह किया था और कौन से सेनापति नियुक्त किए गए थे, वो सारे पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था। इस वीडियोज के माध्यम से हम लोगों ने इसके स्वरूप, किस इतिहासकार ने इसे क्या नाम दिया है वो पढ़ा, इसके असफलता के कारण को पढ़ा और इस क्रांति का परिणाम क्या निकला ये पढ़ा। इसमें हम लोग एक बात और ध्यान में रख सकते हैं, जो मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है, जो तो हम लोगों ने उस वीडियो में पढ़ा था कि उन्हें रंगून भेज दिया जाता है। बहुत जल्द ही उनका जो विद्रोह कर रहे थे उसको दमन करके उनको रंगून भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ से हम लोग ये जान सकते हैं कि मुगल जो इतने सालों से भारत में अपना अधिकार बनाए हुए थे, उनकी जड़ों को उखाड़कर फेंक दिया जाता है। यानी कि बहादुर शाह द्वितीय अंतिम शासक थे मुगल सम्राट, और 1857 के बाद से दिल्ली का शासन समाप्त कर दिया जाता है। उन्हें 1857 की क्रांति के बाद रंगून भेज दिया जाता है और वहीं पर से भारत में मुगलों का शासन समाप्त हो जाता है, यानी कि दिल्ली का शासन समाप्त कर दिया जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने इस चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।